हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ेन स्टडी। जैसा कि आपको पता है, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है। इसमें हमने अपने एडवेंट ऑफ यूरोपियन को कवर कर लिया, ब्रिटिश एक्सपेंशन की पॉलिसी हमने देख ली, कैसे ब्रिटिश एक्सपेंस कर रहा है। हमने फिर देखा कि कैसे रिसेंटमेंट होते हैं, कैसे लोग रेबल करते हैं, रिवॉल्ट्स होते हैं, ट्राइबल और सिविल अपराइजिंग्स भी हमने कवर किया। आज हमारा चौथा लेक्चर है। आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से और सारे सिनारियोज की से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, जो हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि कैसे बैकग्राउंड बन रहा था, कैसे लोगों के अंदर रिसेंटमेंट आ रहा था, कैसे रिबेलियन कैरेक्टर आ रहा था लोगों के अंदर में, और कैसे वो रिवॉल्ट करने के लिए कैसे उनके अंदर परेशानियां आ रही थी, जिस चीज़ को रेजिस्टेंस के तौर पे वो खड़े हो रहे थे। हमने छोटे छोटे रिवॉल्ट देखे। हमने नॉर्थ ईस्ट के असम में अहोम रिवॉल्ट देखा, हमने केरला में जाकर रिवॉल्ट देखा, हमने पैका रिवॉल्ट देखा, हमने पॉलीगर्स के रिवॉल्ट देखे। कैसे छोटी छोटी चीज़ों में ब्रिटिश अपना इंटरफेरेंस कर रही थी और उसकी वजह से रिवॉल्ट्स हो रहे थे। हम रिलीजियस रिफॉर्म्स वाले मूवमेंट को पॉलिटिकल रिवॉल्ट में कन्वर्ट होते देखा। हमने वहाबी मूवमेंट देखा, हमने कुका मूवमेंट देखा। ये सारे मूवमेंट्स में हमने देखा कि कैसे लोग कन्वर्ट्स हो रहे थे, ट्राइबल्स। फिर हमने ट्राइबल्स का भी रिवॉल्ट देखा कि उनकी ज़मीन के साथ, उनके फॉरेस्ट के साथ, उनके हिल्स के साथ जब छेड़खानी हो रही थी, उनके कस्टम्स के साथ, उनके प्रैक्टिसेस के साथ जब छेड़खानी हो रही थी, तो उन्होंने कैसे रिवॉल्ट किया। हमने संथाल रेबेलियन पढ़ा, हमने मुंडा रिवॉल्ट पढ़ा, हमने बहुत सारे रिवॉल्ट्स पढ़े, जिसमें हमने कंक्लूजन यही देखा कि ब्रिटिश उसको सप्रेस कर देती है, ब्रिटिश उसको ख़त्म कर देती है। ये सारा रिसेंटमेंट चलता हुआ आ रहा था और ब्रिटिश अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ा रही थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 है। स्पेसिफिकली हम एक पर्टिकुलर रिवॉल्ट की बात क्यों करते हैं? क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से हमें स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर रिवॉल्ट की बात करनी पड़ रही है? हमने ऑलरेडी इतने सारे रिवॉल्ट और रिबेलियन पढ़े, बावजूद इसके हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं क्योंकि ये एक इतना मेजर चेंजिंग इवेंट लाता है। ये ऐसा रिवॉल्ट होता है जो अंग्रेज़ों को हिला कर रख देता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साख को ख़त्म कर देता है। ये ऐसा रिवॉल्ट होता है। इस रिवॉल्ट के कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या इसका बैकग्राउंड होता है, क्या ऐसे रीजंस थे, हमने ऑलरेडी देख रखा। हमने ऑलरेडी देखा कि कैसे रिवॉल्ट से पहले जो एक बैकग्राउंड बनना था, अलग अलग जगह में रिवॉल्ट्स होने लगे, लोग रेबल कर रहे हैं, लोग अपोज कर रहे हैं, ट्राइबल्स ब्रिटिशर्स को दीकूज कह रहे हैं, आउटसाइडर्स कह रहे हैं, उन पे अटैक्स हो रहे हैं, उनकी पॉलिसीज, उनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उनके सारी चीज़ों को कैसे अपोज किया जा रहा है। ये सारा जो एक कुल जमा होकर सब इकट्ठा होकर एक रिवॉल्ट की शक्ल ले रहा था। और वो आप कहते हैं कि आपके घर के वायरिंग्स ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, लेकिन एक चिंगारी, एक छोटा सा स्पार्क उस चीज़ को पूरा आग में कन्वर्ट कर देता है, उसको एक बड़े इलेक्ट्रिक शॉक में कन्वर्ट कर देता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ इंडिया के साथ, कुछ ऐसा ही हुआ 1857 की क्रांति में, जिसको हम सिपॉय म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे ये रास्ता तय करवाता है हमारे आज़ाद हिंदुस्तान का ख्वाब जो हमने देखा था, कैसे यूनिफिकेशन, नेशनलिज्म की तरफ हमारा देश बढ़ने लगता है, क्या क्या रोल्स होते हैं। तो आज हम इन सारे चीज़ों पे बात करेंगे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पीछे की कहानी क्या थी। हमने ऑलरेडी देखा कि ये क्या कहानी बन रही है, अलग अलग स्पेसेस में, अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट स्टोरीज बन रही है, जिसको कि कंबाइन इफेक्ट हमको दिखता है। क्या इमीडिएट कॉस्ट थे, क्या इकोनॉमिक कॉस्ट है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, क्या पॉलिटिकल कॉस्ट है, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि क्या इसके सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या इम्पैक्ट निकल के आता है, क्या इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, क्यों फेल हो जाता है ये रिवॉल्ट। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उस सबको कवरेज के साथ हम इसको डील करेंगे। हम देखते हैं, सबसे पहली बात हम देखते हैं, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। ये रेबेलियन की बात करते हैं हम, इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। It was a major uprising in India in 1857-58 against the rule of British East India Company। जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके अगेंस्ट में ये हम रेबेल करते हैं। क्यों रेबेल करते हैं? अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि इसके कॉजेस क्या क्या थे। आप देख सकते हैं कि इसके इमीडिएट कॉज थे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज व्हेन द एनफील्ड राइफल वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये एनफील्ड राइफल की बात हम करेंगे इमीडिएट कॉज में, लेकिन यहां डिफरेंट टाइप के कॉज इससे रिलेटेड हैं।
एक तो इमीडिएट कॉज, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्पार्कलिंग होती है, एक छोटे से वायर के जलने की वजह से कैसे बड़े इलेक्ट्रिक शॉक में कन्वर्ट हो जाता है, वो इमीडिएट कॉज था ये। लेकिन इसके पीछे इकोनॉमिक कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, पॉलिटिकल कॉज और भी कई सारे रीजंस थे। अब क्या मुश्किलें आ रही थी? मुश्किलें ये आ रही थी 1857 के रिवॉल्ट में, ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ जमींदारी सिस्टम चल रहा है, जमींदार खिलाफ हो जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज की वजह से। जो हमारे इंडिया का कल्चर रहा उसमें ये हमारे पीजेंट्स थे, पीजेंट्स लैंड में फार्मिंग करते थे, इनकी उपज अच्छी होती थी तो ये पर्टिकुलर जमींदार को जो उसका कर होता था, जो टैक्स होता था, वो दे दिया करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके खेती होने या इनके उपज ना होने पर भी इन पर टैक्स इंपोज करती है, जिसकी वजह से इनकी लैंड बहुत मुश्किल में पड़ जाती है, इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। ऐसे सिचुएशन में पहले प्रायर टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार के पास जाके जो पीजेंट्स क्लास था वो कहता था कि नहीं हमारी उपज नहीं हुई, तो वो मान जाते थे। लेकिन जब जमींदार पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी का दबाव पड़ने लगा तो ये भी नहीं मानते थे, और अगर ये मान जाते थे तो ब्रिटिश इनके साथ, इनके लैंड के साथ छेड़छाड़ करती थी, इनके लैंड को ले लेती थी। तो कई सारे वो जमींदार जो इनके साथ खड़े थे, वो इंडिया के लोग जो उनके साथ लड़ाइयों में, वॉर्स में इन्वॉल्व रहते थे, इंडियन पॉपुलेशन जो उनके आर्मीज में रिक्रूटेड होती थी, वो भी उनके खिलाफ हो जाती है। तो इन सभी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिगनिंग कहां से हुई। तो ये 19th नेटिव इन्फेंट्री एट बहरमपुर, जो वेस्ट बंगाल में बहरमपुर करके एक जगह है, यहां पे इन्होंने रिफ्यूज कर दे टू यूज द न्यू इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल एंड ब्रोक आउट इन म्यूटिनी इन February 1857. इट वाज डिसअबेंडन्ड इन March 1857. सबसे पहले 19th नेटिव इन्फेंट्री, हम मंगल पांडे का भी जिक्र करेंगे, हम 34th इन्फेंट्री का भी जिक्र करेंगे, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो ये 19 नेटिव इन्फेंट्री जो हमारे बैरकपुर की होती है, ब्रह्मपुर की जो होती है, वहां से इस चीज की शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं इमीडिएट कॉज। क्या इमीडिएट कॉज थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट शुरू हुआ? तो इमीडिएट कॉज ये थे कि एक एनफील्ड राइफल, मैं अगर आपको बताऊं एनफील्ड राइफल, ये देखिए दो टाइप के, सपोज दैट दिस वाज द ओल्ड राइफल, ठीक है, एंड दिस इज द न्यू एनफील्ड राइफल। ओके, तो ये जो ओल्ड राइफल था, ओल्ड राइफल में क्या होता था कि जो हमारे सोल्जर्स होते थे वो इस ओल्ड राइफल को रखते थे। तो इसका सिस्टम ऐसा था कि इसके लिए हमें दो बैग रखने होते थे, एक में हम बुलेट रखते थे, एक में हम गन पाउडर रखते थे। अब क्या था इसका जो सिस्टम था, इसका सिस्टम ये था कि पहले इसमें गन पाउडर डालना होता था और फिर बाद में उसके बुलेट को लोड करके तब फायर करते थे, ठीक है। इसके लिए इनको दो बैग्स कैरी करने होते थे। इनके लिए इनको पहले गन पाउडर का कुछ अमाउंट फिक्स नहीं रहता था कि हमें कितना गन पाउडर डालना है, उसके वजह से इनकी रेंज कम हो जाती थी। तो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए ब्रिटिश ने न्यू टेक्नोलॉजी के साथ एक एनफील्ड राइफल, एक नई राइफल का लॉन्च किया इन्होंने, जिसका नाम इन्होंने एनफील्ड राइफल रखा। अब इस एनफील्ड राइफल से क्या परेशानी थी जिसने इतना बड़ा रिवॉल्ट करवा दिया? उससे ये परेशानी थी, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, कि क्या ऐसा था एनफील्ड राइफल में जिसने इतना बड़ा रिवॉल्ट करवा दिया। अगर हम एनफील्ड राइफल की बात करें तो इसमें क्या सिस्टम था कि सपोज दैट दिस वाज द एनफील्ड राइफल, तो इसमें जो कार्ट्रिज था, जिसे हम कारतूस कहते हैं, पहले क्या था, पहले दो अलग अलग बैग्स हुआ करते थे, बट अब क्या हुआ, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, जो ब्रिटिश से आता था। ये नॉट बनी हुई रहती थी, इसमें नीचे बुलेट रहता था और ऊपर गन पाउडर रहता था, और सीधा इसको खोल के इसमें लगा सकते थे और फायर कर सकते थे। जो हमारे गन पाउडर वाला प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया था। लेकिन चूंकि ये ब्रिटेन से आता था ये, तो इसकी एक पैकेजिंग कर दी जाती थी
जो पेपर की पैकेजिंग होती थी। लेकिन चूंकि पेपर की पैकेजिंग इतने दूर से ट्रैवल करने में वो खराब होने का डर रहता था, तो उसके ऊपर इन्होंने कोटिंग कर दी। और कोटिंग किस चीज की? फैट की कोटिंग की। वो फैट किसका था? तो वो काव और पिग का फैट था। अब आप देख सकते हैं यहां पे कि काव और पिग के फैट से वो लगा हुआ था, और उसे दांत से खींचकर तब लगाया जाता था, तब फायर किया जाता था। तो अब क्या मसला हो गया? अब क्या प्रॉब्लम आई यहां पे? अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो कार्ट्रिज था, जिसे कि हमें दांत से खोल कर तब लगाना होता था, उस कार्ट्रिज की वजह से soldiers had to carry gunpowder and bullets along with their rifles. There was a rumor that aroused that the cartridge was greased with pig and cow fat. हालांकि बाद में ये जो रूमर था, ये बाद में ये पता चलता है कि ये रूमर नहीं था, ये सच ही था। उसमें काव और पिग के फैट लगे रहते थे। अब काव और पिग के फैट से क्या प्रॉब्लम हुई? आप जानते हैं कि हिंदुइज्म में काव को कितना होली माना जाता है, और मुस्लिम कम्युनिटी में पिग को इम्प्योर माना जाता है। तो अब जो आर्मी में हिंदू लोग थे, वो काव को माता की तरह पूजते थे, वो पूजनीय थी। उसके मीट को, उसके फैट को टच करना उनके रिलीजन के कितने खिलाफ था। दिस वाज टोटली हार्ट ब्रेकिंग एंड दैट वाज वेरी आउट ऑफ द रिचुअल। सेम चीज यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन में पिग को इम्प्योर माना जाता था, जिसको वो लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, जिसका नाम लेना नहीं पसंद करते, उसको अगर उसके फैट को मुंह से लगाना, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द कस्टम था, जिसके वजह से बहुत केओस की स्थिति बन जाती है। और as the pig taboo in Muslims and the cow is a sacred in the Hindu religion, soldiers refused to use the cartridge. अब सोल्जर्स ने मना कर दिया, अब कार्ट्रिज यूज नहीं करेंगे तो कैसे पुलिस में रह के कार्ट्रिज यूज नहीं करना? तो रिसेंटमेंट आ गई है। अब इस रिसेंटमेंट की वजह से कंपनी ऑफिसर्स बिकम अवेयर ऑफ द रिमर्स थ्रू रिपोर्ट्स ऑफ द अल्टरेशन बिटवीन अ हाई कास्ट सिपॉय एंड लो कास्ट लेबरर। अब क्या है? तो ये रिसेंटमेंट लोगों में, जो हमारे सोल्जर्स थे, उनमें रिसेंटमेंट आने लगी। अब कॉज क्या हो जाता है? द एक्सपेंशनिस्ट एंड इंपेरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। अब ये हमारे इमीडिएट कॉज में आ जाता है। ये कार्ट्रिज वाला सिस्टम जो था, ये हमारे इमीडिएट कॉज में आ जाता है। और इस सारी स्टोरी में आप मंगल पांडे मना करते हैं, जो कि 34 इन्फेंट्री से आते हैं, जो बैरकपुर से आते हैं, वो मना कर देते हैं। उनके जो चीफ रहते हैं, उनसे ये पूछते भी हैं। मंगल पांडे की ये स्टोरी है कि वो पूछते हैं कि क्या ये सच में रूमर है, या इसमें फैट वैट जो है, जो कॉर पिग की बात हो रही है, ये सच में रूमर है या ये फैक्ट है, या ऐसा सच में है? क्योंकि मंगल पांडे बहुत रिचुअल वाले पर्सन थे, बहुत रिचुअलिस्टिक पर्सन थे, तो उन्होंने इस चीज को, जो उनके सीनियर थे, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि नहीं, ये रूमर नहीं था, ये फैक्ट था, तो बाद में जाके वो रिवॉल्ट कर देते हैं। वो अपने ही सीनियर पे गोली चला देते हैं। हालांकि उनकी डेथ नहीं होती है, लेकिन वो गोली चला देते हैं, और वहां से मंगल पांडे के रिवॉल्ट को जाना जाता है। इतिहास में पहले पर्सन थे इंडियन हिस्ट्री में जिन्होंने अपने आर्मी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी। अपने आर्मी के खिलाफ, अपनी ही ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ उन्होंने अपना गन उठाया था, गन शॉट किया था, और बाद में उनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन जो चीजें वहां से शुरू हुई थी, वो आगे बढ़ती जाती हैं। और भी क्या कॉजेस थे? हमने देखा कि इंपेरियलिस्ट पॉलिसीज जो है ब्रिटिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑन ऑल सेक्शंस इंक्लूडिंग रूलर्स, पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स। सभी पे नेगेटिव इंपैक्ट इनका पड़ रहा था, जिसकी वजह से रिवॉल्ट तो होना तय था। जैसा कि हमने देखा कि सारे सोसाइटीज जितने भी थे, इंक्लूडिंग रूलर्स, पीजेंट्स और जो ट्रेडर्स थे, वो पीजेंट्स जो जमींदार के लिए काम करते थे, वो रूलर्स जो प्रोविंसेस में ब्रिटिश के सब्सिडरी अलायंस में भी आ चुके थे, इवन देन वो इस रिवॉल्ट के अराउंड में ब्रिटिश के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। जो हमारे ट्रेडर्स थे, ट्रेडर सोसाइटी जो कि ब्रिटिश की चहीती सोसाइटी कहलाती है, वो भी इनके अगेंस्ट चली जाती है। अब क्या है द स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट? ये रिवॉल्ट के बारे में डिफरेंट जो हमारे रीजंस होते हैं, वो हम देखते हैं। अब देखिए, हमने अभी कार्ट्रिज सिस्टम की बात की, 1857 में कार्ट्रिज सिस्टम की बात की, इमीडिएट एंड प्रिसिपिटेटिंग कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो ये हमारा
interfered in the socio-religious affairs by putting restrictions on sepoys wearing caste and sectarian marks. अब देखिए, सोशियो रिलीजियस इंपैक्ट या सिपोइज में जब आप अपनी आर्मी को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो रिवॉल्ट तो होगा। अब हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर आप समुद्री यात्रा पे जाते हैं, अगर आप ओशन में जाते हैं, आप समुद्र को क्रॉस करते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। रीजन बिहाइंड दैट क्या होता है कि ये जो हिंदू पॉपुलेशन थी, जो ब्रिटिश आर्मी में हिंदू पॉपुलेशन थी, वो समुद्र में जाना नहीं चाहती है, लेकिन उन्होंने अपना एक लॉ निकाला जिसमें इन्होंने बोला कि नहीं, सबको जहां भी ड्यूटी लगेगी वहां भेज देंगे। जो सिख ब्रदर्स थे उनको टर्बन पहनने से मना कर दिया गया। जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनको जो उनके रिलीजियस कैप्स होते हैं उनको पहनने से मना कर दिया गया। जो सी वाला जो सीन था उसमें यह होता है कि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जब आप समुद्री यात्रा में जाते हैं, चूंकि जर्नी बहुत लंबी होती है, तो जो आपके फूड स्टॉक्स होते हैं उसके खत्म होने की वजह से, या फिर जब आप सफर में रहते हैं तो वहां पे आपको जो मिलता है वो आप खा लेते हैं, जिसकी वजह से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है और चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा कि वहां पे जो चीजें नहीं खाने वाली भी हो वो भी खा लेते हैं। इन सारी चीजों को कंक्लूड करते हुए एक रिजल्ट ये निकलता है कि आप समुद्री यात्रा पे जाते हो तो यू विल बी आउट ऑफ द रिलीजन और यू विल बी आउट ऑफ द सोसाइटल एक्सेप्टेंस। इन सभी चीजों की वजह से हिंदू भी परेशान थे, मुस्लिम भी परेशान थे, सिख भी परेशान थे। इनके अपने रिलीजन से छेड़छाड़ हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रिसेंटमेंट बनता जा रहा था। और दूसरी चीज के रेसिज्म हो रहा था, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ब्रिटिश लेड टू द फिशर्स। अब क्या है, अब जो यहाँ पे 10 साल से जो इंडियन पॉपुलेशन जो 10 साल से आर्मी में काम कर रही है, उनको जो पोजीशन, उनको जो सैलरी, उनको जो अलाउंस मिलते थे, वो अलाउंस वहां से अगर कोई न्यू रिक्रूट आता था ब्रिटिश से, उसको मिलती थी। तो यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी दिखने में आ रहा है कि कैसे व्हाइट मैन आ रहा है तो उसको ज्यादा फैसिलिटीज दी जा रही है, और इंडिया के लोग जो वहाँ डेडिकेटली काम कर रहे हैं तो उनको कैसे उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, और उनको प्रमोशंस, प्रिविलेजेस टू द नेटिव सोल्जर्स एंड लैक ऑफ फॉरेन सर्विसेज अलाउंसेस इन एरियाज लाइक सिंध एंड पंजाब। कोई भी फॉरेन सर्विस अलाउंसेस नहीं दी जा रही थी। और इन सब चीजों को रोकने के लिए ब्रिटिश ने कौन सा रूल लाया, तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 वो लेकर आते हैं। इस 1856 के एक्ट की वजह से उसमें यह था कि आपको हम बाहर भी भेज सकते हैं, और आप अपने जो आपके रिलीजियस या फिर जो आपके कस्टम ड्रेसेस हैं वो आप नहीं पहन सकते, आपको ब्रिटिश के आर्मी को फॉलो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने का एक मैसेज दे रहे थे। इट डिक्रीड दैट द फ्यूचर रिक्रूट्स इन द बंगाल आर्मी वुड हैव टू गिव द अंडरटेकिंग टू सर्व एवरीवेयर एनीवेयर। मतलब ये समुद्री यात्रा से जो रोक था वो वहां भी जाने को बात कह रहे थे। दैट मीन दैट रिक्रूट्स हैड टू क्रॉस द सी, समुद्र को क्रॉस करने की बात कर रहे थे। एंड क्रॉसिंग द सी इन हिंदू बिलीफ मीन्ड लॉस ऑफ कास्ट। जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया कि लॉस ऑफ कास्ट का फेयर रहता था। अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो एक डेमोक्रेसी ही रिस्पेक्ट कर सकती है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ समझने वाली थी, जिसने अपने आप को बस इंडिया को एक मार्केट की तरह डील कर रही थी, जो इंडिया से अपने बेनिफिट्स, अपने कैपिटल जनरेशन का काम कर रही थी। तो ये सिपाही डिस्कंटेंट की बात हमने। इकोनॉमिक कॉज की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे इस रिवॉल्ट के पीछे। तो जो हमारे किसान भाई थे वो सफर कर रहे थे लैंड रेवेन्यू की वजह से, जो हाई टैक्सेस लग रहे थे उनके लैंड पे। पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इट इज फेसिंग हैवी टैक्सेस एंड रिसोर्टिंग द लोन्स। अब मनी लैंडर्स से लोन्स ले लेके उनके टैक्सेस को चुकाने में जो हमारे किसान समाज था वो बहुत परेशान और त्रस्त हो चुका था। नॉन पेमेंट रिजल्टेड इन द कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर लैंड्स, लीविंग देम विदाउट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब अगर वो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, वो अपना कर नहीं दे पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होती थी, उनकी जमीनें ले ली जाती थी, उनके जमीनों को जमींदार को और जो पीजेंट थे उनसे उनकी जमीन छीन ली जाती थी, और वो लैंडलेस पर्सन बन जाते थे। उनके सर्वाइवल के लिए भी कुछ नहीं बचता था। इसलिए हमने टर्म का इस्तेमाल किया कि लीविंग देम विदाउट अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जीवन यापन के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। With the annexation of Indian state by the British rulers could no longer support artisans and craft working, leading them to a state of misery. अब हमारे हिंदुस्तान से बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्टमैन, हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट का काम होता था,
आर्टिजन्स का काम होता था, वो सभी लोगों से जब उनकी लैंड ले ली गई तो अब वो क्या बिना किसी काम के बच गए। नई नई मशीनरी का इजाद कर दिया गया ब्रिटेन में और यूरोप में। वहाँ से नई नई टेक्नोलॉजीज की वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्शन जो था इस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ने लगा। ये लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयड होने की वजह से ये फिर एग्रीकल्चर की तरफ गए और एग्रीकल्चर में ऑलरेडी वहाँ पे लैंड कैप्चरिंग स्कीम चल रही थी ब्रिटिश की। वहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। जहाँ 2 किसानों की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा किसान आने लगे। उसमें भी उनका जो लगान जिसको हम कर कहते हैं वो देने की सिचुएशन में नहीं रहे। इन सभी चीज़ों से अब इतने कैओस का माहौल बन गया, उनकी लाइवलीहुड, उनके सर्वाइवल में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा। और क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी हैड डिवास्टेटिंग इंपैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट। मैंने बताया आपको कि इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी, इंडिया में जो चीजें बन रही थी, ये यहां से सस्ते दामों में लेकर जाके ब्रिटेन में बेचते थे और फिर ब्रिटेन में जो चीजों को बनाते थे रॉ मटेरियल यहां से लेकर जाते थे। यहाँ की इंडस्ट्रीज को ठप कर दिया इन्होंने। क्यों ठप कर दिया? क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी का गेम लगा दिया इन्होंने। जो चीजें यहां से लेकर जाते थे सस्ते दामों में लेकर जाते थे, वहां के मार्केट से जो चीज आती थी वो यहाँ महंगे दामों में बेचते थे और अपना बेनिफिट उठाते थे। और यहाँ के जो लोकल हमारी इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उन सबको ठप कर दिया। तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ही ऐसी थी। उसके बाद क्या था? दे इम्पोज स्टीप टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स causing decline in the export of cotton and in which eventually ceased by the mid 19th century। अब क्या हुआ? इतने टैक्सेस लगाने लगे, इतनी ड्यूटीज लगाने लगे, जिस चीज के लिए हम फेमस थे वर्ल्ड वाइड उस चीज पे भी हमारी रोक लगने लगी। डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट, जो हमारा कॉटन इंडस्ट्री था, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, ये सब ठप पड़ जाता है। और क्या कॉजेस थे? पॉलिटिकल कॉजेस की अगर हम बात करते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज इन द लेट 1840s लॉर्ड डलहौजी इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सब्सिडरी अलायंस, ये परमानेंट सेटलमेंट, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, ये सब पॉलिटिकल कॉजेज बनते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कि आपके पास अगर आपका कोई बायोलॉजिकल हेयर नहीं होगा तो आप एडॉप्टेड हेयर को नहीं रख सकते हैं। वो जो प्रोविंस है, वो जो किंगडम है, वो ब्रिटिश अपने आप में अक्वायर कर लेगी। क्यों भाई? हु द हेल आर यू? बट ब्रिटिश की ये स्ट्रैटेजी थी, ये इसकी एनेक्सेशन पॉलिसी थी, जिसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। जहां पे वो अपनी पॉलिसीज नहीं लगा पाते थे, वहां मिस गवर्नेंस के नाम पे वो उसे एनेक्स कर लेते थे। इनकी एनेक्सेशन पॉलिसी ऐसी थी। आप देख सकते हैं एग्रेसिव पॉलिसीज लाइक सब्सिडरी अलायंस। हमने सब्सिडरी अलायंस की भी बात की। कैसे सब्सिडरी अलायंस? एक टेरिटरी है, यहां ब्रिटिश आर्मी रहेगी और इस टेरिटरी इस किंग के खर्च पे ही रहेगी और वो ब्रिटिश आर्मी के अपने ऑफिशियल्स को वहां रखेंगे और किसी से ना आप ट्रीटी कर सकते हैं ना दोस्ती कर सकते हैं। सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, जिसमें हमारे इंडियन जो किंग्स थे वो कहीं ना कहीं इस लालच में आके अपने आप को गुलामी की तरफ बढ़ा देते हैं, अपने आप को ब्रिटिश के अधीन कर देते हैं जाने अनजाने। अब क्या था? इफेक्टिव कंट्रोल इंटरवीनिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ये सब्सिडरी अलायंस की वजह से वो इंटरनल अफेयर्स में इंपैक्ट करने लगे। वो सभी डिसीजन मेकिंग किंग मेकिंग में बन गए, वो किंग मेकर बन गए। फॉलोइंग द डेथ ऑफ मुगल रूलर फकीरुद्दीन, लॉर्ड कैनिंग प्रोक्लेम्ड दैट द सक्सीडिंग प्रिंस मस्ट बी रिनाउंस रीगल टाइटल एंड एंसेस्ट्रल पॉलिसीज ऑफ द मुगल एम्पायर व्हिच डीपली अफेक्टेड द। अब क्या है? मुगल जिनसे ब्रिटिश की बनती नहीं थी उनको ही हटा के इनको रूल में आना था। तो उन्होंने क्या किया? जब डेथ होती है मुगल रूलर फकीरुद्दीन की डेथ जब होती है तो उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज थी रेनाउंस रीगल टाइटल्स, उन्होंने उसको रीगल टाइटल कर दिया। उनकी जो रॉयल प्रोक्लेमेशन थी उसको खत्म कर देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज कर देते हैं। और यहां से आप देख सकते हैं ब्रिटिश में भी इन्होंने, मुगल्स में भी इन्होंने अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया। और ये पॉलिटिकल सिस्टम जो था इनका, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ द मुगल अंपायर को इन्होंने खत्म कर दिया, जिन्होंने सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम, जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनके सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट किया कि आप हमारे मुगल किंग्स, उनको भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो, उनके भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में आप अपना राइट दिखा रहे हो। इससे भी एक रिसेंटमेंट आता है जो पॉलिटिकल कॉज था। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज क्या हो सकते हैं? करप्शन वाज रैम्पेंट स्पेशली एट द लोअर लेवल्स इन कोर्ट्स, पुलिस एंड लैंड रिकॉर्ड्स। अब क्या है? बहुत ज्यादा करप्शन, कंपनी की वजह से बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा था। कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल इम्पार्टेड इन फॉरेन एंड एलियन लुक। अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये बाहर के लोग आके हम पे रूल कर रहे हैं,
एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, हमारी पॉलिसीज पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे लैंड को सफर कर रहे हैं, सारी चीजों की वजह से। इसकी वजह से भी इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज थी जिसमें करप्शन था, रैम्पेंटेंसी थी, उसके वजह से यहाँ पे फीलिंग ऑफ एब्सेंटी ऑफ सोवर्निटी, अपनी सोवर्निटी पे खतरा लगने लगा कि अरे यार हमें कौन ये बाहर के लोग रूल कर रहे हैं। हमने देखा ट्राइबल पॉपुलेशन में कि कैसे उन्हें दीकूज का डर सताता था। तो ये चीजें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से सभी लोगों में आ गया, सोवर्निटी वाली फीलिंग्स खत्म हो गई थी। आगे बढ़ते हैं तो हम सोशियो रिलीजियस की बात करते हैं। कुछ सोशियो रिलीजियस इंपैक्ट, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज आके यहाँ पे सुपरविजन का काम करने लगी, लोकल्स को बताने लगी कि नहीं, आपका रिलीजन अच्छा नहीं है, हमारा रिलीजन अच्छा है। हम पे व्हाइट्स मैन बर्डन की बात करने लगे ये लोग कि हम व्हाइट मैन है, हम पे बर्डन है दुनिया को सुधारने का। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स लाइक सती का एबोलिशन हो जाता है। नो डाउट एबोलिशन ऑफ सती वाज अ गुड स्टेप बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बट चूंकि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ था तो लोगों में रिसेंटमेंट आता है। अब देख सकते हैं विडो रीमैरिज की बात करते हैं, जो सिस्टम इंडिया में नहीं चलता आ रहा था। इसके लिए यह सती एबोलिशन का क्रेडिट जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लेकिन उसके लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया वो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे, RRR। ठीक है, विडो रीमैरिज के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर काम करते हैं, लेकिन क्रेडिट कहीं ना कहीं ब्रिटिश अपनी तरफ लेके जाती है और वो व्हाइट मैन बर्डन की बात करती है। तो इन सभी चीजों से इंटरफेरेंस इन रिलीजन की बात आने लगती है। और क्या होता है, रिमर्स ऑफ मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन आटा में एक अफवाह फैलती है कि उसमें जानवरों के हड्डी को मिक्स किया जाता है। और क्या, ग्रीस ऑफ कार्ट्रिज की बात होती है, बीइंग मेड ऑफ बीफ एंगर्ड हिंदूज एंड पिग फैट एंगर्ड मुस्लिम्स। रिलीजन कल्चरल सेंसिबिलिटीज ऑफ सिपॉइज। अब ये क्या है, अब देख रहे हैं कि सभी चीजों को इकट्ठा करने के बाद आटे में बोन की मिलाने की बात हो रही है, तो सोशियो रिलीजियस हमारे सोसाइटी और हमारे रिलीजन को कैसे इंपैक्ट कर रही थी, इन चीजों की वजह से भी एक रिसेंटमेंट आता है। लोग झेलते हैं, लोगों का गुस्सा बढ़ता जाता है। हमने सोशियो रिलीजियस इंपैक्ट्स देखा कि क्या क्या रीजन थे सोशियो रिलीजियस, जिसकी वजह से हमारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 की एक फाउंडेशन बनती है। कुछ एक्सटर्नल रीजंस भी थे, कुछ एक्सटर्नल कॉजेज भी थे जिसका कि इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे रिवॉल्ट पे। आप देख सकते हैं ब्रिटिश को लॉस होता है जब वो अफगानिस्तान वाले पोर्शन में जाते हैं। दोस्त मोहम्मद और उनकी टीम ने मिलकर ब्रिटिश को खदेड़ दिया, ब्रिटिश को हरा देती है। तो हमारे अंदर एक पावर आती है, हमारे अंदर एक विलिंगनेस आता है कि यार ब्रिटिश इतनी भी मजबूत ताकत नहीं है कि उसको कोई हरा ना सके। कैसे इनकी डिफीट होती है, ब्रिटिश लॉसेस अब्रॉड इन द फर्स्ट अफगान वॉर जो 1838 और 42 के आसपास में होती है, जिसको लीड करते हैं दोस्त मोहम्मद। पंजाब वॉर्स में भी इनकी डिफीट होती है एंड क्रीमियन वॉर्स ब्रोक द माइथ ऑफ ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी। क्रीमिया एक पोर्शन जो अभी करंट रशिया में आता है, लेकिन उस वक्त ये रशिया में नहीं आता था। और जब क्रीमियन वॉर होते हैं तो क्रीमियन वॉर में रशिया को डिफीट हो जाती है, वो उसको अनेक्स नहीं कर पाता है। हमारे एंग्लो अफगान वॉर होते हैं, उसमें ब्रिटिश की हार हो जाती है। यह हमें एक पावर देता है, हमें हौसला देता है कि नहीं, ब्रिटिश इतनी भी पावरफुल नहीं, हम चाहे तो इसको उखाड़ फेंक सकते हैं। इन सारी रीजंस को हमने कवर अप किया, जिसकी वजह से हमारे रिवॉल्ट ऑफ 1857 की एक फाउंडेशन रखी जाती है। अब हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से इलाके में ये रिवॉल्ट्स होते हैं, उस चीज पे हम बात करेंगे कि ये रिवॉल्ट कहां तक फैल कर जाता है। देखिए, हम स्प्रेड की बात करेंगे। द स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, मेजर सेंटर्स कहां थे इसके? मेजर सेंटर थे, दिल्ली वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर, दिल्ली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर होता है। उसके बाद बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल किंग, बिकम द सिंबॉलिक लीडर ऑफ द रिबेलियन एंड वाज पैट्रोनेज। अब क्या होता है, जब ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, मंगल पांडे इंसिडेंट होता है, मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। फिर मेरठ में 34th इन्फेंट्री जो होती है वो रिवॉल्ट करती है, और 10 मई को वहां से एक रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, और वो मेरठ से चल के अपने एक लीडर की तलाश में दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद आप देखिए कैसे हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक टारगेट दिया जाता है, जो लोग एक ब्लेम करते हैं कि नहीं कम्युनलिज्म
का सिचुएशन आ चुका था, लोगों में आपस में ब्रदरहुड नहीं थी, फ्रेटर्निटी नहीं थी। लेकिन वो जो मेरठ में रिवॉल्ट करती है आर्मी, वो जाके 34 नेटिव इन्फेंट्री अपने रूलर को ढूंढती है और बहादुर शाह जफर को लीड करने को कहती है। बहादुर शाह जफर जो कि बहुत ही ओल्ड एज रहते हैं, उस सिचुएशन में वो अपने मेजर, अपने सेनापति जनरल बख्त खान को ये कमान देते हैं और जनरल बख्त खान दिल्ली से लीड करते हैं। अगर हम देखें तो जनरल बख्त खान एक जमींदार होते हैं, जो कि जमींदार वाज द रीसेंट सेंटर ऑफ पावर एंड हेडेड द कोर्ट ऑफ सोल्जर्स। वो लीड करते हैं, जो बख्त खान थे वो इस रिवोल्ट को लीड करते हैं। और रिवोल्ट ऑफ बरेली ट्रूप्स एंड ब्रॉट देम टू दिल्ली, और दिल्ली में एक सेंटर बनता है जो मेरठ से लेकर दिल्ली तक आता है। और ये रिवोल्ट फैलते हुए पूरे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कोनों में ये फैल जाता है। और इसकी लीड आप देख सकते हैं, इसकी एक क्रोनोलॉजी हम लोग देखेंगे। एक क्रोनोलॉजी हम लोग देखते हैं कि जुलाई एंड अगस्त 1857 में ये म्यूटनीज इन प्लेस लाइक इंदौर, मऊ और इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्टार्ट होता है। सितंबर 1857 में दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। नवंबर में जनरल डिफीटेड द रेबल्स आउटसाइड कानपुर। मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताता हूं। बिहार में जब रिवॉल्ट होता है 1857 का, तो वहां पे लीड कर रहे होते हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह वहां पे लीड करते हैं और वो वहां पे ब्रिटिश आर्मी को, पीर अली रहते हैं जो वहां पे लीड करते हैं, और वहां पे एक जो ओपीएम ट्रेडर होते हैं उनको मार देते हैं। फिर पीर अली को फांसी दे दी जाती है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लीड करती हैं। नाना साहेब कानपुर से लीड करते हैं, जिनका सपोर्ट तांतिया टोपे करते हैं। बेगम हजरत महल अवध से लीड करती हैं। देश के डिफरेंट डिफरेंट कोनों से यहाँ पे ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का रंग दिखता है हमें। लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखते हैं अब हम। तो दिल्ली से अगर हम देखें, दिल्ली से जनरल बख्त खान लीड करते हैं, और इसको जो सप्रेस करने का काम करते हैं वो विलॉक भी करते हैं। जॉन निकोलसन एंड लेफ्टिनेंट हुडसन इसको सप्रेस करने का काम करते हैं। कानपुर से नाना साहेब लीड करते हैं और हुक विलर और कर्नल कैंपबेल इसको सप्रेस करने का काम करते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल लीड करती हैं और हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश और मेनली कर्नल कैंपबेल इसको सप्रेस करने का काम करते हैं। बरेली में खान बहादुर होते हैं, बिहार से कुंवर सिंह होते हैं, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला होते हैं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लीड करती हैं, और ये रिवोल्ट फैलता जाता है। अब अगर हम बात करें इसके फेल्योर की, अगर हम बात करें क्या रीजन होता है इसके फेल्योर्स का, तो आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स मेड बाय रेबल लीडर्स सच एज पुअर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मिलिट्री कैंपेन। हमारे पास पुअर लीडरशिप होती है जिसकी वजह से हम लीड नहीं कर पाते। लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न वेपनरी, जहां ब्रिटिश के पास अच्छे अच्छे हथियार होते हैं वहां हमारे पास अच्छे हथियार नहीं होते, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाते हैं। ब्रिटिश एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और ब्रिटिश के पास जो टैक्टिक्स होती हैं, ब्रिटिश उन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके इन सभी चीजों को सप्रेस करने का काम करती है। ब्रिटिश सक्सेस इन विनिंग ओवर न्यूट्रलाइजिंग की सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडेड सम प्रिंसली स्टेट। कुछ प्रिंसली स्टेट्स को वो अपने फेवर में कर देती है, और ब्रिटिश का स्टेटमेंट भी रहता है कि अगर ये प्रिंसली स्टेट तुम्हारे साथ हो जाएंगे तो मैं इंडिया को छोड़ के चला जाऊंगा। इतना बिलीफ सिस्टम बना चुके होते हैं। रिसेंटमेंट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलोनियल रूल बाय सप्रेसिंग द रिवोल्ट। ये सप्रेस करते हैं, लोगों को परसिक्यूट करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को मार देते हैं, सभी को, बेगम हजरत महल को अरेस्ट कर लेते हैं, और हर जगह इनका सप्रेसिव पॉलिसी चलता है। अभी तक हमने देखा कि कैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ, हमने देखा कि क्या क्या उसके कॉजेस थे। अब इसको ब्रिटिश कैसे सप्रेस करती है। ब्रिटिश के लिए एक बहुत टफ टास्क हो जाता है ये, क्योंकि बिहार के पटना में, दिल्ली के लखनऊ में, दिल्ली में, लखनऊ में, मेरठ में, हर जगह, कानपुर में, झांसी में, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में ये रिवॉल्ट हो रहे थे। ये रिवॉल्ट ऑल ओवर इंडिया नहीं फैला था, ये एक फेल्योर का कॉज बना। ऑल ओवर द सोसाइटी के जितने पार्ट्स होते हैं वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ प्रोविंसेस जो ब्रिटिश के फेवर में थे, इन सभी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं रिवॉल्ट कमजोर पड़ जाता है। उनकी सुपीरियरिटी थी, उनके पास वेपन्स थे अच्छे, हमारे पास यूनिटी की थोड़ी कमी हो जाती है, लीडरशिप की कमी हो जाती है। तो कैसे सप्रेस करते हैं हम देखते हैं। उन्होंने ब्रिटिश रिकैप्चर्ड दिल्ली इन सितंबर 1857 एंड टुक बहादुर शाह एज अ प्रिजनर एंड एक्साइल्ड। तो हमारे जो बहादुर शाह जफर जिनकी लीडरशिप में ये हो रहा था, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, उनको रंगून भेज देते हैं और उनको पेंशनर बना देते हैं, उनके रॉयल प्रिंसेस को किल कर देते हैं। द हाउस ऑफ मुगल्स वाज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। मुगल के जो घर थे उनको एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, उनके बच्चों को मार दिया जाता है। जो बहादुर शाह जफर जो आखिरी रूलर थे उनको एक्साइल में भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, उनको पेंशनर बना दिया जाता है। Able military commanders
रिकैप्चर्ड ऑल की सेंटर्स सच एज सर कॉलिन कैंपबेल कानपुर में, झांसी में ह्यू ग्रोज रानी लक्ष्मीबाई पे अटैक करते हैं और ये कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को ये हरा देते हैं और उनकी ब्रेवरी की तारीफ करते हैं। कर्नल नील जो थे ये बनारस में जाकर रिवोल्ट को सप्रेस करते हैं। नाना साहेब एस्केप टू नेपाल वाइल तात्या टोपे, हमने देखा कि कानपुर में नाना साहेब लीड कर रहे थे। उस लीडिंग वाले पोर्शन को जो सप्रेस करने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, वो कर्नल नील करते हैं। और नाना साहेब वहां से भाग जाते हैं, तात्या टोपे पकड़े जाते हैं और उनको मार दिया जाता है। कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर खान बरेली, राव साहेब ब्रदर ऑफ नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला, all were dead while the Begum of Awadh was compelled to hide in Nepal। सभी को मार दिया जाता है, बस बेगम हजरत महल बसती हैं और ये नेपाल भाग जाती हैं। नॉर्थ इंडिया was put अंदर मार्शल रूल लगा दिया जाता है। इवन ऑर्डिनरी ब्रिटिश गॉट द पावर टू पनिश इंडियन सस्पेक्टेड ऑफ रेबेलियन। जो नॉर्मल ब्रिटिश लोग होते हैं, जो उनकी आर्मी के लोग नहीं होते, वो भी इंडिया को सप्रेस करते हैं और उनके पास भी ये अथॉरिटी रहता है कि वो रेबेलियंस को मार सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे सेपरेशन टेक्निक्स लगाते हैं वो। अब हम देखेंगे रीजंस फॉर फेल्योर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात हमने की, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात की हमने, लीडरशिप की बात की, मिलिट्री सुपेरियोरिटी की बात हमने की, डिवाइड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स की बात की। इन सभी चीजों पे हमने चर्चा कर ली है। हमने लैक ऑफ वाइड स्प्रेड सेपरेशन, मतलब ये जो हमारा रिवोल्ट था 1857 ये बहुत वाइड स्प्रेड नहीं फैल पाता, इंडिया के कोने कोने तक नहीं जा पाता, हर समाज हर सोसाइटी को टच नहीं कर पाता, हर क्लास को नहीं इंक्लूड कर पाता, जिसकी वजह से ये हमारा रिवोल्ट फेल्योर हो जाता है। कंसिक्वेंस क्या आते हैं? कंसिक्वेंस ये आते हैं कि जो अभी तक हमारा कंपनी रूल चल रहा था, जो हमारा अब तक कंपनी रूल चल रहा था, वो अब हमारे क्राउन रूल की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। बेटरमेंट, इनेक्टमेंट ऑफ एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, गुड गवर्नेंस एक्ट आता है और उसके बाद क्वीन जो होती है वहां की, उनकी तरफ से ये गुड गवर्नेंस एक्ट आता है। एबोलिशन ऑफ कंपनी रूल, कंपनी रूल खत्म हो जाता है। क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड द सॉवरेन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब यहां से हमारे क्राउन रूल की शुरुआत होती है। जैसा कि मंगल पांडे ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मैं शहीद हो जाऊं, मुझे मार दिया जाए, लेकिन ये कंपनी नहीं बचेगी, और उनके स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सच होते हैं और ये कंपनी का रूल खत्म हो जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू टेक डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी के को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया जाता है। क्वींस प्रोक्लेमेशन होता है 1858 में, क्वीन का एक प्रोक्लेमेशन होता है। मेड लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग को हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, टेक द टाइटल ऑफ वाइस रॉय, ये हमारे पहले वाइस रॉय बन जाते हैं। प्रोक्लेम दैट द एरा ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन एंडेड। अब क्या होता है, जब ब्रिटिश ने 1857 के रिवॉल्ट में इतना कुछ देख लिया, तो इन्होंने जितनी भी एनेक्सेशन पॉलिसीज की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको खत्म कर देते हैं। उन्होंने एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन हैड एंडेड and declared that Indian state had to recognize the paramountcy of the British crown। अब paramountcy की बात हो जाती है, किंगशिप की बात हो जाती है, क्राउन रूल की बात आ जाती है कि इंडिया में अब एनेक्सेशन नहीं होगा। गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ये बेटर गवर्नमेंट की बात करते हैं। और क्या चीजें होती है? पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, People of India promised freedom of religion, equality and non-interference by the British in personal affair। अब क्या है, जिन चीजों की, जिन रीजंस की वजह से हमारे यहाँ ये प्रोटेस्ट हुआ था, हमारे यहाँ ये रिवोल्ट हुआ था, उन सभी चीजों को खत्म कर दिया जाता है। इक्विलिटी की बात करती है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी की बात होती है, एक पील कमीशन आती है, जिसके बाद हमारी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी होती है। अंडर आर्मी डन अंडर द डिवाइड एंड रूल फिलॉसफी ऑफ द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश ने देखा कि मंगल पांडे ने रिवोल्ट कर दिया, 19th नेटिव इन्फेंट्री ने रिवोल्ट कर दिया, तो एक नए तरीके से ये ब्रिटिश आर्मी का गठन करते हैं, उसके लिए कमीशन बनाते हैं। कास्ट कम्युनिटी एंड रिलीजन बिकम द बेसिस ऑफ न्यू आर्मी यूनिट्स। अब नई आर्मी जो बनती है उसको कास्ट के बेसिस पे बनाया जाता है, कम्युनिटी के बेसिस पे बनाया जाता है, रिलीजन के बेसिस पे बनाया जाता है। मार्शल रेसिस डॉक्ट्राइन rewarded loyalty during the rebellion and increased recruitment from Punjab, Nepal
एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। इससे पहले बंगाल और बिहार वाले रीजन से सबसे ज्यादा आर्मी में लोग होते थे, लेकिन बाद में इस कमीशन को बनाने के बाद इन्होंने नई रिक्रूटमेंट की, वो पंजाब से की, सिंध से की, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से की। वहां से ये अपनी आर्मी में रिक्रूटमेंट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक डर रहता है कि फिर से कोई रिवॉल्ट ना हो जाए, इसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंज करते हैं। आर्मी एमलगमेशन स्कीम 1861 आता है, उसमें मूव्ड कंपनीज यूरोपियन ट्रूप्स टू सर्विस ऑफ द क्राउन। अब जो कंपनी के ट्रूप्स होते हैं उनको सर्विस ऑफ द क्राउन के लिए भेज दिया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है? हाईलाइटेड शॉर्टकमिंग्स इन कंपनी रूल एंड एक्सप्रेस जेन्युइन ग्रेवांस ऑफ इंडियंस। इसके सिग्निफिकेंस यही होते हैं। एस्टेब्लिश लोकल ट्रेडिशंस ऑफ रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश विच हेल्प लेटर इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? यहां से 1857 से एक तो कंपनी रूल खत्म हो जाती है, क्राउन रूल आ जाता है, और इन सब चीजों की वजह से एक बेस बनता है हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। हमने एक बहुत स्ट्रांग फाइट करते हैं हम रिवॉल्ट 1857 में। हेल्प मोटिवेट काउंटलेस फ्रीडम फाइटर्स इन द फ्यूचर। इससे हमारे जो फ्रीडम फाइटर, जो हम आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, उसमें हमें ये, जैसा कि हमारे वीडी सावरकर साहब ने भी कहा कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। तो इन सभी चीजों को कंक्लूड करके एक बैकग्राउंड बनता है, एक रिसेंटमेंट बनती है, एक ब्रिटिश पावर की तरफ एक पावर, नई पावर खड़ी हो पाती है। वो ये सिग्निफिकेंस हमारे 1857 के रिवॉल्ट से आ पाता है। सारी चीजों पे हमने चर्चा की, तो हमने देखा कैसे हमारे रिवॉल्ट ऑफ 1857, हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कवर किया। इसमें सारे टॉपिक्स को हमने देखा। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम अपने आने वाले लेक्चर्स में आगे की राह तय करेंगे, जो हमारे पीजेंट रिवॉल्ट हुए, और भी सारी चीजें जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।